जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 9 के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इकाई क्या है, अध्याय हमारा 6 है। क्या है? अध्याय 6 है। और क्या है ये? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसी का क्वेश्चन आंसर करें। क्या ये? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको करते हैं। इसमें बोला है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1865 में। कब पारित हुआ था? 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था कब? 1750 में। कब हुआ था? 1750। नेक्स्ट, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1789। कब हुआ था? 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ये कहाँ का था? ये झारखंड का पलामू का था। कहाँ का था ये? पलामू, झारखंड का पलामू का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया? तो ये हो जाएगा कोल। क्या है? क्या हो जाएगा? कोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? यदि कब हुआ था? ये हुआ था 1832 में। कब हुआ था? 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1885 में संताल विद्रोह का नेता कौन था? ये कौन था? सिद्धू। कौन था? सिद्धू। उसके बाद बिरसा मुंडा ने ईसाई कमिश्नरी पर कब हमला किया था? ये कब किया था? ये किया था 25 दिसंबर 1900 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया? ये हो जाएगा आर्टिकल्स 342 अर्थात 342। उसके बाद झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 15 नवंबर 2000 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, भरने वाला है, खाली जगह को भरने। और इसमें देखिए जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। गोंड जनजाति है वहाँ पे सबसे फेमस है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई कबीला में बटा हुआ था। ठीक, ये भरा जाएगा इसमें। उसके बाद वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से इसमें भराएगा ईसाई कमिश्नरियों ने में घुसपैठ की। उसके बाद नेक्स्ट इसमें भराएगा जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रीज बैडिस ने 1864 में ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देश पहला संताल था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, ये था तिलका मांझी। उसके बाद हो जाति के लोग छोटा नागपुर प्रदेश में निवास करता है, ये करता है सिंहभूत। सिंहभूत देखिए ये झारखंड का जिला है। पहले था सिंहभूत, सबसे बड़ा जिला झारखंड का कौन सा है? सिंहभूत। जैसे बिहार का है पश्चिमी चंपारण, उसी तरह सिंहभूत है। इसको दो भागों में बांट दिया झारखंड में, पूर्वी सिंहभूत और पश्चिमी सिंहभूत। ये ध्यान में रखिए। झारखंड का सबसे बड़ा कौन सा है? अभी है पश्चिमी सिंहभूत। उसके बाद नेक्स्ट, भागलपुर के राजमहल के बीच को देश कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? दमन एक कोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दमन एक कोह। उसके बाद देश में संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म देश में हुआ था। तो ये तो 15 नवंबर 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। लेकिन तिलका मांझी का बोलेगा तब 1750 में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। इसका 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम करते हैं। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था और प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी।
मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था। मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल और सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। इसकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। इस शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता था। परंपरागत शासन प्रणाली में सत्ता चलाने के लिए संवैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों में निहित थी। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभ दिए जाने के कारण अधिक संख्या में मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे और अपने ही लोगों से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। इस तरह वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था? इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। इनका जीवन जंगल पर ही निर्भर था। जंगलों की लकड़ी काटते थे और उनका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशु का चारा भी जंगलों से घास इकट्ठा करते थे। सामाजिक जीवन की मुख्य पहलू था नृत्य, गान, शिकार में भी रुचि रखता। चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि में आदिवासी सरहुल मनाते हैं। सरहुल अभी जो पूछे सरहुल फेस्टिवल पर्व कहाँ का थी? झारखंड का ही क्वेश्चन बहुत ही पूछा था, ध्यान रखिएगा। उपनिवेशवाद की भावना को प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः उपनिवेशवाद का इसके सामाजिक जीवन में प्रवेश कर उनकी सामाजिक धारा में गतिविरोध उत्पन्न कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था? आंसर 18वीं शताब्दी में वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह जगह बदल के घुमंतू, झूम या पोडू एक खेती का प्रकार है, विधि से खेती करते थे। आदिवासी में कृषि के अलावा छोटे छोटे उद्योग धंधे का प्रचलन था, जैसे हाथी का दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबड़ का व्यापार करते थे। यहाँ लाह उद्योग भी होता था। सन 1864 में वन सेवा अधिनियम की स्थापना हुई और अंग्रेजी सरकार ने 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर दिया। आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल डिब्बे की सीट लगा के लिए जंगलों की कटाई शुरू की। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन पर कुठाराघात हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी में ईसाई कमिश्नरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया? आंसर जब वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने राजनीति जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो सके। तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों के सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई कमिश्नरों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया, ताकि उन्हें एक उचित माध्यम मिल सके। कालांतर में यह पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। बड़ी संख्या में आदिवासी ने ईसाई धर्म को अपनाया और अपनी स्थिति में सुधार किया। शिक्षा पाने के कारण उन्हें स्थिति में सुधार हुआ। वे अपने भाइयों से घृणा करने लगे। आदिवासी इसे अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका प्रतिरोध करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? ये था 4 नंबर का, ये हो जाएगा 5 नंबर का। कितना नंबर का होगा ये? 5 नंबर का। ये पूछ रहे हैं भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर 1865 में ड्राइट्रिच बैडिस नामक जर्मन एक वन विशेषज्ञ भारतीय वन अधिनियम पारित किया कर आदिवासियों पर पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी। वो जंगल की लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित कर दिया गया, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते? इसका आंसर है बिहार के संप्रति झारखंड में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामान राय शासक था। अंग्रेजों के शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोग ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया।
राजा की मदद के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जेम्स के नेतृत्व में आई सेना ने विद्रोह को दबा दिया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई तथा विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, तमार विद्रोह क्या था? कैंसर हो जाएगा। 1789 में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया था। इसका कारण जमींदारी शोषण था। यह विद्रोह करीब 1794 तक चला। यद्यपि कंपनी सरकारों ने इससे जमींदारों की सहायता से कुचल दिया। यद्यपि विद्रोह का ज्वाला शांत नहीं हुआ। उराव ने आगे चलकर मुंडाओं और संथालों के साथ मिलकर विद्रोह किया। छोटा नागपुर शांति के स्थापना के लिए पुलिस बल भी स्थापना की गई और फिर कोई लाभ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुआर विद्रोह के विषय में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को लगान व्यवस्था के खिलाफ बंगाल प्रांत में मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूत के चुआर जनजातियों ने आदि मिदनापुर स्थित कारणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में 1798 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन 6 अप्रैल 1799 में रानी शिरोमणि के गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल में भेज दिया गया। लेकिन चुआरों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। वे भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, उड़ीसा की जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किया? इसका आंसर है चक्र बिसोई एक कंद आदिवासी था जो उड़ीसा राज्य के रहने वाला था। यह जाति तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल उड़ीसा के बड़े भूभाग में फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं की मुक्ति पाने के लिए मरियम प्रथा अर्थात मानव बलि प्रथा, अभी भी ये उड़ीसा में सवर जातियों द्वारा मानव को बलि दिया जाता है। इसको ध्यान में रखें, सवर जाति जंगल में रहता है। मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। इसी रोक के विरोध में चक्र बिसोई ने अंग्रेजों का विरोध किया, क्योंकि बलि को रोकना आदिवासियों के लिए सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप था। उसके बाद 10 नंबर, आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासियों का विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन चलता रहा। वे हमेशा आरक्षण और अन्य सुविधाओं की मांग करते रहे जो आज भी विद्यमान है। अब इनका यह भी आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन हो गया। आदिवासी बहुल राज्यों की स्थापना की मांग होने लगी। उनकी मांग पर देते हुए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 2000 नवंबर 2000 में पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। इसी तरह 15 नवंबर को बिहार का पुनर्गठन कर नया झारखंड राज्य बनाया। यह क्षेत्रवादी का ही परिणाम है। अब देखिए ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसका बड़ा होगा, आप इसमें रोक के लिख लीजिएगा। बता 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डाले। इसका आंसर हो जाएगा भारत में वनों में अनेक जनजातियां और जातियां निवास करती हैं। आदिवासी और वनों के बीच सहयोगी संबंध 18वीं शताब्दी में विदेशी के आगमन से इसके जीवन शैली परिवर्तन आए, जो इस प्रकार है। पहला क्या था? राजनीतिक जीवन। तो यह आप लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके या तो रोक के लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में क्या था? सामाजिक जीवन, तो इसका यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था? उसके बाद था आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन मतलब था, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में, तिलका मांझी कौन थे? उसने आदिवासी के लिए क्या किया? इसका आंसर हो जाएगा तिलका मांझी एक जनजाति था। उसका जन्म 1750 में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। वह भारत का पहला संथाली था जिसने सिर्फ अपने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध बल्कि भू राजस्व की राशि कम करने के लिए भी किसानों की भूमि जमींदारों से
छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदारों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना गई अतः तिलका मांझी ने तिलकपुर जंगल में अपने कार्यक्षेत्र बनाया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर ऑगस्टिन क्लीवलैंड पर उसने शस्त्र प्रहार किया। कलेक्टर पर शस्त्र चलाने पर वह पहला संथाल था जिन्होंने तीर धनुष से 1784 में उसे जख्मी कर दिया। उसे बाद में लटकाकर साहब की मृत्यु हो गई। तिलका मांझी भी पकड़ लिया गया और उसे भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ों से लटकाकर 1785 में फांसी दे दी गई। तो आप भागलपुर जाएंगे तो तिलका मांझी चौक में देख सकते हो, बरगद के पेड़ था, उसका भी स्टेचू मतलब मूर्ति बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 में के विद्रोह में उसकी क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह विद्रोह संथाल क्षेत्र में हुई और फिर यही विद्रोहियों को आगे चलकर सन 1857 में क्रांति से को प्रभावित किया। भागलपुर के राजमहल के बीच के क्षेत्र को दमन एक कोह कहलाता है। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। अंग्रेजों द्वारा उत्प्रेरित होकर भगनाडी गांव के चूली जोलाह के 4 पुत्र सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने विद्रोह किया। 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक भू राजस्व वसूल, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ किया। 30 जून 1855 में भगनाडी गांव के संथाल का एक सभा हुआ जिसमें 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जमा हुआ और साथ के ठाकुर सिद्ध के आदेश पढ़कर सुनाया गया और जमींदार महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों के विरोध करने का अंग्रेजों के राज को समाप्त कर सतयुग राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। अब हमारे संथाल राज स्थापित हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यह संथाल विद्रोह यह था संथालों का संकल्प और संथाल विद्रोह के बिगुल चलता रहा और अंग्रेजों द्वारा दमन होता रहा। यद्यपि संथालों का विद्रोह का दमन हो गया, लगभग 20,000 संथालों मार डाले गए, सैकड़ों गांव जला डाले, सिद्धू और कान्हू मार डाले गए। उसके 1857 के विद्रोह में इसकी बड़ी भूमिका रही। जबकि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ और अंग्रेज के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया? इसका मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध वो चिंतित और औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व शासन प्रणाली एवं दोषपूर्ण नीतियों के समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोश हुए। जो उसने धर्म से प्रभावित होकर सन 1895 में ईश्वर का दूत घोषित किया। धार्मिकता का हथियार मानकर मुंडा ने अपनी सभी आदिवासियों को एकता के सूत्र में बांधना शुरू किया और 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को उसने ईसाई कमिश्नरियों पर आक्रमण किया और 8 जनवरी 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। इनमें से 200 पुरुष महिला और 300 पुरुष एवं महिलाएं मारे गए, 300 लोग बंदी बना लिए गए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की तरफ से 500 रुपये का इनाम घोषणा की गई। परिणाम 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे रांची के जेल में भेज दिया गया, जहां उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के विद्रोह को कुचल दिया गया और ब्रिटिश सरकार समझ गई कि जब तक आदिवासी को असंतोष से दूर नहीं
किया जाएगा तब तक आदिवासी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक शासन नहीं किया जा सकता। बिरसा मुंडा आंदोलन से जनजाति के बीच में एक जिम्मेवार एवं उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप नीति अपनाने के लिए बाध्य किया? इसका आंसर हो जाए अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला था क्या, ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू की, जिससे आदिवासियों जनजीवन पर कूड़ा रात हुआ। मतलब उसका जो मेन काम मतलब फोकस था, उसका जो जहाँ पर निवास स्थान था, उससे क्या होगा, उसको बिछड़ना पड़ रहा था। क्योंकि पहले जो पटरी जो बिछा रहा था उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे रहता तभी तो उसका सीमेंट का बना रहता है वो पहले, लेकिन इसमें जो रहता था लकड़ी का दिया रहता है। इससे क्या हुआ, उसका जो मूल निवास जो उसका जंगल था उसको कटाई होने लगा, इससे उसको अच्छा नहीं लगने लगा, ये भी एक कारण था। उसके बाद डायट्रीज बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। आदिवासियों के द्वारा मुक्त उपयोगी अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप नीति अपनाने के लिए दूसरा कारण आदिवासियों द्वारा जंगल को मुक्त उपयोग करना, भोजन, ईंधन लकड़ी घरेलू सामग्री वनों से प्राप्त करते थे। हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे और रबड़ का व्यापार, उद्योग सभी आदिवासियों खुद करते थे। अंग्रेजों ने इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया, खुद का व्यापार करना चाहते थे, अतः वन उत्पादन प्रतिबंध लगा दिया गया। वन प्रदेश में राजस्व की वसूली, अंग्रेजों का आगमन से पूर्व इन पर किसी प्रकार का पाबंदी नहीं थी। आदिवासी कृषि पर आधारित थे ये एवं वह वन से उत्पादित वस्तुओं पर आधारित थे। अंग्रेजों ने इसकी कबीले के सरदारों को जमींदार बना दिया और समस्त वन्य प्रदेशों में भू राजस्व लगा दिया, जिसकी वसूली कड़ी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वसूल करता था, क्योंकि वो सब जंगल में रहता था, उसको जंगल को ही वो घर समझता था। लेकिन ये पटरी बिछाने के चक्कर में उसने अपना निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगा, टैक्स सब बढ़ा दिया कृषि के लिए, क्योंकि वो पहले समझता था ये हमें भगवान का देन दिया हुआ मतलब ज़मीन है, जो जंगल है, लेकिन वो उस पर भी टैक्स नहीं लगा। ये भी एक कारण था उसका, अंग्रेजों का विरुद्ध इसका आक्रोश होने का संथाल को। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चन आंसर का। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।